जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे जानेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का भूगोल, और झारखंड का भूगोल में आज हम एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना में हम लोग आज देखेंगे आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनोजोइक क्रम, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। इतने सारे टॉपिक आज हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं, उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का झारखंड की भूगर्भिक संरचना से। ठीक ना, तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना में आज मैंने बताया कौन कौन पढ़ेंगे टॉपिक, यही सारी टॉपिक है इसमें। तो हम लोग डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आर्कियन कालीन चट्टान से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर्कियन कालीन चट्टान से। तो हम लोग देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में। झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में, यहाँ से है, झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार जो झारखंड में कितना है? 90% भूभाग पर है। ठीक है, और झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वप्रमुख है। ठीक, इसको याद रखिएगा, सर्वप्रमुख है कौन? आर्कियन कालीन चट्टान, और इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है आर्कियन कालीन चट्टान की। इस चट्टान में, आर्कियन कालीन चट्टान में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड के सर्वप्रमुख चट्टान है। क्यों? प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार है चट्टान में। ठीक ना, ये इसीलिए आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है। ठीक ना, इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। इन चट्टानों में आग्नेय चट्टान भी है, अवसादी है तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टान मौजूद है, तथा छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टान से है। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? चलिए, इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है, तथा छोटानागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध भी इसी काल की चट्टान से है। जब हम लोग खान खनिज पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन चट्टानों का विस्तार, मतलब ये चट्टान जो है वो झारखंड के किस किस भाग में है, चलिए उसको देखते हैं। तेज सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है। और आर्कियन कालीन चट्टान को भी दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, और दो भाग कौन कौन है? आर्कियन क्रम और दूसरा धारवाड़ क्रम। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि आर्कियन और धारवाड़ के बारे। तो हम लोग देखते हैं आर्कियन क्रम के बारे में। आर्कियन क्रम के बाद हम लोग धारवाड़ क्रम में आ जाएंगे। ये गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो जीवाश्म रहित है। ठीक, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये जीवाश्म रहित है चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। इनमें रूपांतरित के पश्चात ये चट्टानें नीस और शीस्ट में परिवर्तित हो गई है। कौन चट्टान? आर्कियन क्रम के चट्टान का जो रूपांतरण हुआ तो उसके बाद ये चट्टान नीस और शीस्ट में परिवर्तित होगी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस में परिवर्तित होगी? नीस और शीस्ट में। किसका परिवर्तन, किसका रूपांतरण से? आर्कियन क्रम के रूपांतरण से। इसमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस और शीस्ट परिवर्तन हो गई है। अब चलिए देखते हैं धारवाड़ क्रम। अब हम लोग देखेंगे धारवाड़ क्रम। ठीक है, तो इन चट्टानों का विकास, मतलब कौन चट्टान? धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ठीक ना, अपर्दन मतलब जो घिसावट होता है ना, उसी को अपर्दन कहते हैं, और निक्षेपण मतलब घिस के एक जगह जमा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो आर्कियन क्रम का चट्टान जब घिस उस गया, उसके बाद एक जगह जमा हो गया, उसी से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक ना, विकास हुआ चाहे निर्माण हुआ। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। कहाँ मिली थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में
सर्वप्रथम इस चट्टान की जानकारी मिली थी, जिसके कारण इसका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धारवाड़ क्रम के नामकरण कैसे हुआ। तो इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिली थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले मिली थी, जिसके कारण इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया है। ये चट्टान भी जीवाश्म रहित है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अच्छा, झारखंड में इनका मूल विस्तार, मतलब इनका जो कौन कौन क्षेत्र में है झारखंड में, तो झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। किसको कोल्हान क्रम चट्टान बोलते हैं? धारवाड़ क्रम को ही कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहते हैं, ठीक ना। इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता उपलब्धता होने के कारण, ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसमें लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसका हम लोग फिर दो नाम जाने, कौन कौन नाम जाने? कौन कौन नाम जाने? कोल्हान क्रम की चट्टान, और दूसरा अभी देख रहे हैं किसका? लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक ना। किसको? धारवाड़ क्रम की चट्टान को। ये सब पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको नोट जरूर कीजिएगा। हो सकता क्वेश्चन पूछ दे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, दे देगा कोल्हान क्रम। कोल्हान क्रम से भी जानते हैं, और लौह अयस्क की श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। तो झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। झारखंड के इन क्षेत्रों में हुआ है, कोल्हान क्षेत्र भी पड़ता है। इन चट्टानों में धात्विक खनिज की उपलब्धता है। धात्विक खनिज, इसमें धातु प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें लौह अयस्क, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, निकेल मिलता है, सोना मिलता है, मैग्नीज मिलता है, चांदी आदि प्रमुख हैं। तो कौन में? धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या क्या चीज़ मिलता है? लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, निकेल मिलता है, सोना भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, चांदी मिलता है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम के चट्टानें के बारे में हम लोग जानेंगे। ये विशेष रूप से गढ़वा जिला की तरफ पाया जाता है, ठीक ना। और ये रोहतास पठार का भाग है। रोहतास पठार जो बिहार में है, रोहतास, ठीक ना, उसी का ये भाग है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड की उत्तरी पश्चिम कौन क्षेत्र हो जाएगा? उत्तरी पश्चिम। उत्तर में तो बिहार है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, तो उत्तरी पश्चिम कौन क्षेत्र है? गढ़वा क्षेत्र है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तरी पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा जिले में पाई जाती है। ये चट्टानें मुख्यतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। रोहतास पठार जो है उसका दक्षिणी हिस्सा कौन है? विंध्यन क्रम की चट्टान है, ठीक ना। और ये जो है अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। ये निर्मित कैसे हुआ था? अवसादों के जमाव से ये चट्टान निर्मित हुआ था, और ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टान है। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ था। कौन काल में हुआ था? विंध्यन क्रम में, ठीक ना। विंध्यन क्रम में पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ था। याद रखिएगा, क्या कि जब भी कोई परीक्षा हुआ है, जब कंपटीशन का परीक्षा हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी से एक नया क्वेश्चन जरूर उठाए। एक तो ऊंचाई उठा देगा, ठीक है, तीर्थकार उठा देगा। अब यहाँ एक टॉपिक आ रहा है कि उत्थान कब हुआ था? उत्थान कब हुआ था? विंध्यन क्रम में, ठीक ना। अब चलिए तीसरा देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो दामोदर घाटी के तलहट के क्षेत्र में है, ठीक ना। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलहट से हुआ है। कहाँ से हुआ है इसका निर्माण? दामोदर घाटी के तलहट से हुआ है। किसका? गोंडवाना क्रम की चट्टान का। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार होने के साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। क्या मिलता है इसमें? गोंडवाना क्रम में कोयला का भंडार है और बलुआ पत्थर की परत भी इसमें पाई जाती है। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टान में। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण कहाँ से? गोंडवाना क्रम में। हम गोंडवाना पढ़ रहे तो गोंडवाना से हम लोग पढ़ रहे हैं कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टान से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे रहेगा? जब उतना सारा कोयला मिल रहा है तो कोयला मिला तो पैसा मिलेगा ना सरकार को। तो आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र में है। कहाँ कहाँ है गोंडवाना क्रम की चट्टान?
गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी और उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र में है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सीनोजोइक क्रम। सीनोजोइक क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पाठ क्षेत्रों को। हम लोग कल क्लास में देखे थे पाठ क्षेत्र, केवल पाठ क्षेत्र आया था। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन उत्थान में, पहला उत्थान में कितना उठा, दूसरा उत्थान में कितना उठा, तीसरा में कितना उठा। ठीक ना, इसको हम लोग देखेंगे। और कुछ अपर्दन के फलस्वरूप कुछ धरातलीय स्वरूप ऊंचाई में कमी भी आई है। चलिए इसको देखते हैं। सीनोजोइक क्रम। इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा है। जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र भी पड़ा है। तो हिमालय के उत्थान और उसके प्रभाव को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ठीक ना, 3 भाग में बांटे हैं। उत्थान और प्रभाव को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला उत्थान, फिर दूसरा उत्थान, फिर तीसरा उत्थान। तो सबसे पहले देखते हैं पहला उत्थान। तो हिमालय के पहला उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। कहाँ से? मायोसीन काल से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिमालय के पहला उत्थान का संबंध किससे है? मायोसीन काल से। क्योंकि हिमालय तो अभी झारखंड जीके में नहीं आता है, लेकिन जो हिमालय का जो उत्थान हुआ तो हम लोग का छोटानागपुर पठार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये हिसाब से ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हिमालय के पहला उत्थान का संबंध कौन काल से? मायोसीन काल से है। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। पाट क्षेत्र का उत्थान कब हुआ? पाट क्षेत्र का उत्थान कब हुआ? हिमालय के पहला उत्थान में पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ है। इस परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग जो पठार है से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया है। ऊपर उठ गया। ठीक ना, पहला उत्थान में कितना उठा? 1000 फीट ऊपर उठा। किससे? रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। कौन क्षेत्र? पाट क्षेत्र। अब देखते हैं दूसरा उत्थान। ठीक ना, अब देखते हैं दूसरा उत्थान। तो इस उत्थान का संबंध, दूसरा उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। इसको भी याद रखिएगा। हिमालय के उत्थान को हम लोग उसके प्रभाव के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। तो पहला उत्थान देखें मायोसीन काल, पहला उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। और दूसरा उत्थान का संबंध किससे? अंतिम प्लायोसीन काल से है। कहाँ से? अंतिम प्लायोसीन काल से है। इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई थी, मतलब पहले ना हुआ था, हुई थी। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट उत्थान हुआ। ठीक ना, इस दौरान रांची हजारीबाग का जो पठार है 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 फीट उठा। कौन उठा? रांची हजारीबाग पठार। तो जिसी के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। ये 1000 उठा तो वो 2000, तुम शेर तो हम सवा शेर, से हिसाब से उठ गया 2000 फीट। ठीक ना। अब देखते हैं तीसरा उत्थान। तीसरा उत्थान, तो इस उत्थान का संबंध, तीसरा उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। प्लीस्टोसीन काल से। कहाँ से? प्लीस्टोसीन काल से तीसरा उत्थान का संबंध। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। तीसरा में भी, तीनों में भूगर्भिक हलचल हुई है। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ। 2000 फीट उठा, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 3000 से 6000 फीट उठ गया। ये 2000 उठा तो 3 से 6000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक ना। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप, तीनों उत्थान हुआ। ठीक ना। तो उपरोक्त तीनों उत्थान के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। जब उत्थान हुआ, 1000 फीट उठा तो 2000 उठा, 3000, 6000 उठ गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, नदी का निर्माण हुआ। कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन से, मतलब घिसावट से, जब नदी हुआ तो दोनों साइड का मिट्टी को घिसा होगा ना, तो अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आ गई। ठीक ना। जब अपर्दन हुआ, नदी का निर्माण हुआ, अपर्दन हुआ तो साइड का मिट्टी उट्टी काटा होगा, तो उससे क्या हुआ? ऊंचाई में कमी आ गया। ठीक ना। इस अपर्दन के पश्चात इस क्षेत्र के वर्तमान ऊंचाई कुछ इस प्रकार है। ठीक ना। जब नदी का निर्माण हुआ, अपर्दन हुआ, उसके बाद इस क्षेत्र का जो ऊंचाई है उस प्रकार है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना है अभी वर्तमान में? पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। और रांची पठारी क्षेत्र 600 मीटर से कम है। और निम्न छोटानागपुर पठार जो है वो 300 मीटर से अधिक है। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टान।
पांचवा पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे पांचवा पॉइंट में? राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें देखेंगे। तो जुरेसिक काल में, कौन काल में? जुरेसिक काल में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना, कंपटीशन परीक्षा में। ये जुरेसिक युग जो है, ये क्वेश्चन पूछा था कि जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ दिया था क्वेश्चन में, जिसमें एक ऑप्शन में जुरेसिक युग था। जबकि दोनों दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है, ठीक ना। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। चट्टानों किसके कारण हुआ? अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार कौन कौन क्षेत्र में है? तो झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा ये झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा, ये भी याद रखिए कि पाट क्षेत्र कौन कौन पड़ता है? पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, नेतरहाट, ये सब कौन क्षेत्र पड़ता है? पाट क्षेत्र पड़ता है। अब चलिए छठा पॉइंट देखते हैं। तो छठा पॉइंट में है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, इसके बारे में जानते हैं। नदियों के अपर्दन एवं जलोढ़ों के निक्षेपन, अपर्दन अपक्षेपण के बारे में बताया, निक्षेपन के बारे में। नदियों के अपर्दन एवं जलोढ़ों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। किसका? नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का। नदियों के अपर्दन और जलोढ़ों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है, ये अभी भी हो रहा है ये चीज। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों, झारखंड के जो राजमहल क्षेत्र कहाँ है बताइए, कोई कमेंट में डालिए। नहीं ना, तो ये साहेबगंज क्षेत्र में है, ठीक ना। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा के निचली घाटी क्षेत्र में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपन से इस संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपन के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेड नोक कहते हैं। मोनेड नोक पॉइंट भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनने में कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट भी आप लोग के इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसको। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपन के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे मोनेड नोक कहते हैं। ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे मोनेड नोक कहते हैं। झारखंड की भू आकृति संरचना देखिए इस प्रकार से है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम लोग आज जाने क्या, झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।